हेलो दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज चैप्टर के 80 क्वेश्चन करवा दिए थे। इस क्लास में देखते हैं आगे 81 नंबर क्वेश्चन से क्या कहा गया है। 81 नंबर में कहा गया यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। तो इस तरह के सवाल के लिए हमने बताया था कि दो चीजों का मिश्रण होगा और सवाल में देखा जाता है कि किसकी मात्रा स्थिर है और इन दोनों में जिसकी मात्रा स्थिर होती है सवाल उसी से कर देते हैं। कहा गया 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। पानी को वाष्पित कर देंगे तो पानी की मात्रा तो बदल रही है, यानी ये क्वेश्चन हम लवण से करेंगे। तो शुरुआत में लवण की मात्रा कितनी है और बाद में लवण की मात्रा कितनी हो जाती है, देखते हैं किस तरह से। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, टोटल घोल था 12 लीटर का, इसमें लवण कितना था, 7% था। आगे उसने कहा 4 लीटर पानी को वाष्पित कर देंगे। अगर हम 4 लीटर पानी वाष्पित कर देंगे, टोटल मिश्रण 12 लीटर है, तो अब मिश्रण बचेगा कितना, 8 लीटर। 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है, हमको नहीं पता है। माना कि हमने इसमें की x% लवण है। परसेंटेज से परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये तुम्हारा 21 बराबर 2x, x बराबर आ जाएगा 21/2 यानी 10.5, अर्थात इसमें 10.5% क्या है, लवण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कुछ इसी प्रकार का कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 में भी देखेंगे किसकी मात्रा स्थिर है। तो उसने कहा 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। कितना पानी मिलाया जाए, यानी अगर हम इसमें पानी मिला देंगे तो पानी की मात्रा तो परिवर्तित हो गई। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अम्ल से। तो देखते हैं शुरुआत में अम्ल की मात्रा कितनी है और बाद में अम्ल की मात्रा हो कितनी जाती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 50% अम्लीय 9 लीटर मिश्रण में, मिश्रण है 9 लीटर, इसमें से है 50% क्या है, अम्ल है। कितना पानी मिलाया जाए, हमने मान लिया कि x लीटर इसमें पानी मिला दिया जाए तो अब मिश्रण हो जाएगा 9 + x। तो उसने कहा है अम्ल की सांद्रता हो जाती है 30%। क्योंकि अम्ल की मात्रा परिवर्तित नहीं है तो दोनों के कंडीशनों में अम्ल की मात्रा रहेगी बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 3 से इधर काटेंगे 3 × 9 ये हो जाएगा 5 × 15 बराबर 9 + x। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 6 लीटर। अर्थात इसमें कितना पानी मिलाया गया है, तो इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। क्या मिलाना है, चीनी मिलाना है। तो इस क्वेश्चन को हम पानी से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी है और बाद में पानी की मात्रा कितनी है। उसने कहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो 300 ग्राम अगर चीनी का घोल है तो अगर उसमें 40% चीनी है तो 60% पानी होगा कि नहीं होगा। आगे इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, तो हमने मान लिया कि इसमें x ग्राम चीनी मिलाई जाएगी। तो अब मिश्रण हो जाएगा 300 + x। अब नए घोल में 50% चीनी हो जाती है तो 50% पानी बचेगा। दोनों की मात्रा बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 30 हो जाएगा। इधर कैलकुलेट करेंगे 360 बराबर 300 + x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 60 ग्राम। अर्थात इसमें कितनी चीनी मिलाई गई है, 60 ग्राम चीनी और मिला दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। तो इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया गया है तो पानी की मात्रा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे चीनी से। देखते हैं शुरुआत में चीनी की मात्रा कितनी है। टोटल घोल था 3 लीटर, इसमें से 40% चीनी है तो 3 का 40% चीनी आ गई, ये प्रारंभिक मात्रा है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, तो 1 लीटर अगर हम पानी मिला देंगे तो पहले घोल था 3 लीटर, अब घोल हो जाएगा 4 लीटर। तो उसने कहा है कि इस 4 लीटर में कितने प्रतिशत चीनी होगी। हम माना कि x% चीनी होगी। तो ये भी चीनी की मात्रा, दोनों कंडीशनों में चीनी की मात्रा होगी बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 4 से ये खत्म, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30%। अर्थात इसमें चीनी कितने प्रतिशत होगी,
30% होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। तो घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, यानी पानी की मात्रा कम हो गई है। तो हम सवाल को फिर इसमें भी चीनी से ही करेंगे। तो प्रारंभिक चीनी की मात्रा और परिवर्तन के बाद चीनी की मात्रा कितनी है, तो देख लेते हैं। उसने कहा था चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में टोटल मिश्रण था 12 लीटर, इसमें चीनी थी कितनी, 4%। तो यानी 12 का 4% शुरुआत में चीनी थी। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा देंगे तो 12 में 2 जाएगा। अब मिश्रण हमारे पास बचेगा 10 लीटर। उसने पूछा इस घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, हम मान लेंगे कि x% चीनी है। बराबर होंगे दोनों कंडीशन, x से x खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8। हमने माना था कि x की वैल्यू आई है 4.8, अर्थात इसमें चीनी हो जाएगी 4.8%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियर में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियर में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल विलियर में 1 लीटर पानी डालने से तो पानी की मात्रा हो गई परिवर्तन। तो इसको भी हम सवाल को एल्कोहल से करेंगे। तो टोटल मिश्रण तो विलियन था 5 लीटर, उसने कहा है कि इसमें 40% एल्कोहल है, तो 5 का 40% हमने निकाल दिया। तो ये शुरुआत में एल्कोहल की मात्रा है। आगे कहा है कि 1 लीटर पानी डालने से अब मिश्रण हो जाएगा 6 लीटर। उसने पूछा इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, हम मान लेंगे, माना कि एल्कोहल की मात्रा x% है, हमने माना है। तो ये परसेंट से परसेंट ये खत्म हो जाएगा। आगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 को 200/6 आ जाएगा। 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 100/3 आ जाएगा। इसका मतलब 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो 33 सही 1/3%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। उसने खुद कहा है कि कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, यानी पानी की मात्रा परिवर्तित हो रही है। हमने बताया जो मात्रा स्थिर हो मिश्रण में, जिस चीज की मात्रा स्थिर होगी हम क्वेश्चन उसी से करेंगे। तो यहाँ पर एल्कोहल और पानी का मिश्रण था तो हम क्वेश्चन एल्कोहल से करेंगे। तो देखते हैं कि प्रारंभिक एल्कोहल की मात्रा क्या है। तो 9 ग्राम शेविंग लोशन था जिसमें से 50% एल्कोहल था। इसमें से कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए, तो हम पानी चाहे जितना मिलाएंगे तो ये मिश्रण भी बढ़ जाएगा। तो हमने मान लिया, माना कि इसमें x ग्राम पानी मिलाया गया है, तो अब कुल मिश्रण हो जाएगा 9 + x। कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा हो जाती है 30%, पुराने मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा थी 50%। चूंकि एल्कोहल की मात्रा परिवर्तित नहीं हुई है, अर्थात दोनों कंडीशन में एल्कोहल की मात्रा रहेगी बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 3 का 9, ये 5 3 15 बराबर 9 + x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 6 ग्राम। अर्थात हमने माना कि इसमें x ग्राम पानी मिलाया गया है, अर्थात इसमें 6 ग्राम पानी मिला दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है कि सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु के में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। उसने कहा है कितना सोना मिलाया जाए। तो क्वेश्चन को हम सोने से तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन को हम करेंगे चांदी से। तो शुरुआत में उसने कहा है कि 50 ग्राम टोटल मिश्रण था, 50 ग्राम में 80% सोना था। तो ये तो श्योर है कि इसमें 20% क्या होगी, चांदी होगी। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए, हमने मान लिया कि इसमें x ग्राम सोना मिलाया जाएगा। तो अब कुल मिश्रण हो जाएगा 50 + x। इसमें कहा है 95% सोना है, हमको सोने की मात्रा नहीं लेना है, हमको चांदी की मात्रा लेनी है। तो इसमें हम 5% बचेगी चांदी, दोनों बराबर होंगे, परसेंट से परसेंट ये खत्म, 5 से इसको काटेंगे 5 को 20,
तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा बराबर 50 प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 150 ग्राम। हमने यही माना था कि इसमें x ग्राम सोना मिलाया गया है, अर्थात इसमें 150 ग्राम अगर हम सोना मिला देंगे तो नए मिश्रण में 5% चांदी या 95% सोना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, हमने करवाया था। देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका बताया था कि इसमें 2 प्रकार के मूल्य पूछे जाते हैं, एक तो नया मूल्य पूछा जाता है, दूसरा पुराना मूल्य पूछा जाता है। तो नया मूल्य निकालने का भी तरीका हमने बताया था और पुराना मूल्य निकालने का भी तरीका बताया था। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। हालांकि उसने कहा है कि घटा हुआ मूल्य तो कितना है, तो अगर कोई मूल्य पुराना रहा होगा, जब उसमें कमी कर देंगे तो वो घट जाएगा, तो घटा मूल्य होने का मतलब नया मूल्य है। तो नया मूल्य निकालने का हमने तरीका बताया था कि तुरंत लिखो कि कितना खर्च किया गया है, गुणे प्रतिशत, यहाँ पर कमी लिख देंगे, बराबर अधिक या कम मात्रा। बस केवल इतना समझना है, इतना करने से तुम्हारा नया मूल्य निकल के आ जाएगा। देखते हैं कितना रुपया खर्च किया है उसने, 240 रुपए खर्च किए हैं, और कितने परसेंट की कमी है, तो 25% की कमी है, तो 25% लिख देंगे, बराबर कितना ज्यादा मिल रहा है, तो उसने कहा है कि 2 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट की जगह हमने बताया था 1/100, 25 चौको 100, 4 छंग 24। हमने देखा कि वो 60 रुपए लेके जाता है तो उसको 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे 60 रुपए बराबर अगर 2 किलोग्राम है, तो हम भाव निकालने के लिए भाव हमारा क्या होता है, रुपए प्रति किलोग्राम ही तो होता है। अगर इसको पूरे को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 60/2 रुपए प्रति केजी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। अर्थात जो इसका घटा हुआ मूल्य कहे या इसी को नया मूल्य कह सकते हैं, तो ये नया मूल्य हो जाएगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। उसने यही पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। यहाँ पर उसने स्पष्ट नहीं किया है कि तुमको पुराना भाव चाहिए कि नया भाव चाहिए। तो यहाँ पर हम तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्वेश्चन में पुराना भाव पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पुराना मूल्य, क्योंकि पुराने मूल्य निकालने से ही वो ऑप्शन सही करवा रहा है। तो इसमें सही करके लिख लेना, कहीं कोष्टक बना के लिख लेना कि इसमें पुराना मूल्य ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कितने रुपए खर्च किया गया है, तो उसने कहा कोई व्यक्ति 1 रुपए में रुपया खर्च किया गया है, 1 रुपया, कितने परसेंट की कमी की गई है, 25% की। कितनी रबड़ ज्यादा मिल रही है, 2 रबड़। इतना लिखना सबको समझ में आया कि नहीं आया। जब इस 25% को तोड़ेंगे तो ये 25/100, 25 चौको 100, यानी हमने देखा कि ये आ गया 1/4 रुपए बराबर 2 रबड़। अब जब भाव लिखेंगे तो रुपए प्रति रबड़ ही तो भाव लिखा जाता है, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/8 रुपए प्रति रबड़। 1/8 रुपए प्रति रबड़ का मतलब है कि 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलती है, 8 रबड़। आगे ये तो उसका नया भाव हुआ, लेकिन क्वेश्चन में तो पुराना भाव पूछा गया है, तो पुराना भाव हुआ रहा होगा 100%, तभी तो इसमें 25% की कमी करने पर नया भाव 75% हो जाएगा। इसके हिसाब से नया भाव हमारा है 75 बराबर 1/8 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 1/8/75। यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये 75 यहाँ था नीचे आ गया। हमको चाहिए क्या, 100%, दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, इधर भी 100 का गुणा हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 4 दूनाई 8 बराबर आ जाएगा 1/6 रुपए प्रति रबड़। यानी नए भाव में 1 रुपए में 8 रबड़ मिलती थी, पुराने भाव में 1 रुपए में 6 रबड़ मिलती थी। तो उसने पुराना भाव पूछा था, तो उसने पूछा है कि 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और नए भाव में 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या हो जाएगी 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा गया है, कहा है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर रुपए 1 में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना है।
तो घटने से पहले वस्तु के मूल्य का मतलब है यहाँ पर कमी हो रही है, तो घटने से पहले का मतलब पुराना मूल्य ही तो पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधे पुराना मूल्य निकाल देना है। तो जैसे 90 नंबर किया था उसी तरह से 91 नंबर कर लेना, इसको नहीं बताएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया है, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा संबंधी प्रश्न आ गए, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। देखते हैं एक सवाल। कहा गया एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? उत्तीर्ण होने के लिए जो परसेंटेज में अंक दिया गया है 35%, इसको हम बोलते हैं पास मार्किंग या फिर उत्तीर्ण अंक, यानी कम से कम उसको इतने परसेंट नंबर मिलने चाहिए जब वो पास कहा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए इस तरह से हम एक डायग्राम बना के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं किस तरह से बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा ये डायग्राम है, ये तुम्हारा पास मार्किंग को शो करेगा। किसको शो करेगा? पास मार्किंग को शो करेगा, अर्थात ये तुम्हारी पास मार्किंग है। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि पास मार्किंग है कितने की, तो ये पास मार्किंग है 35% की। आगे एक अभ्यर्थी को 40, एक अभ्यर्थी यहां से चलता है और उसको 40 अंक मिल जाते हैं। कितने अंक मिल जाते हैं? 40 अंक मिलते हैं, लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी वो व्यक्ति 40 अंक प्राप्त कर लेता है, वो कहता है हम अगर 30 अंक और प्राप्त कर लेते तो हम केवल और केवल क्या हो जाते हैं? कहाँ तक पहुंचते? केवल और केवल उत्तीर्णांक तक पहुंचते हैं, यानी केवल हम पास होते हैं। यानी अगर हम देखें तो परसेंटेज के हिसाब से पास होने के लिए केवल 35% चाहिए, लेकिन अंकों के हिसाब से वो 70 प्राप्त करेगा तभी तो कहेगा कि हम पास हो गए हैं। ये बात जिसको ना समझ में आई हो तो बताओ। 40 चले हैं, जब हम 30 और चल लेते तभी तो हम यहाँ से पहुंचते पास मार्किंग तक, यानी परसेंटेज के हिसाब से 35% और अंकों के हिसाब से 70 अंक। यहाँ से हम निकालेंगे 1% बराबर हो जाएगा 2 अंक के। आगे उसने हमसे पूछा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। तो अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। चूंकि पूर्णांक से ज्यादा कोई अंक प्राप्त नहीं कर सकता है, तो पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 200 अंक, अर्थात पूर्णांक कितने अंकों का होगा? 200 अंकों का होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, इसको भी डायग्राम से देखते हैं। यानी यहाँ पर पास मार्किंग शो कर रहा है कि पास मार्किंग है 40%। एक अभ्यर्थी 185 अंक प्राप्त करता है, 185 अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो फिर वही डायग्राम की अगर केवल हमको परसेंटेज के हिसाब से पास होने के लिए 40% चाहिए, अगर यहाँ से पास होना है तो ये 185 तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो हम 15 अंकों से फेल हो रहे हैं वो 15 अंक हमको मिल जाते तो हम पास हो जाते। तो टोटल चाहिए कितने? 200 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 1% बराबर हो जाएगा 5 के। तो उसने कहा है पूर्णांक पूछा है कि अधिकतम, उसने कहा है परीक्षा के अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर पूर्णांक हो जाएगा 500 अंकों का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक प्रतिशत। यहाँ पर देखिए एक तरफ हम बॉयज लिख लेंगे, एक तरफ गर्ल्स लिख देंगे। तो परीक्षा में लड़कियों के लिए उत्तीर्णांक है 35% का और लड़कों के लिए उत्तीर्णांक है 40% का। यानी लड़कियां अगर 35% अंक प्राप्त करेंगी तब पास होंगी। सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया था, गर्ल्स 35% अंक, गर्ल्स के लिए अधिकतम पूर्णांक यानी गर्ल्स के लिए न्यूनतम पूर्णांक है 35% और बॉयज के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो 40% का है। यानी अगर लड़कियां 35% अंक प्राप्त करेंगी तब पास कही जाएंगी, अगर लड़के 40% अंक प्राप्त करेंगे तब पास कहे जाएंगे। आगे उसने डाटा किया है कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, लड़के ने 483 अंक वो प्राप्त करता है, लेकिन वह 117 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब उसको ये अंक तो मिलने ही चाहिए, साथ में ये 117 भी मिलने चाहिए, तभी वो कहेगा कि हम पास हुए हैं। तो टोटल उसको मिलने के यानी इसके हिसाब से अगर कहें तो लड़के के लिए परसेंटेज के हिसाब से 40% और वैसे मिलने चाहिए उसे 500 अंक, तभी तो कहेगा कि हम पास हुए। तो यहाँ से 1% बराबर अगर हम निकालें, 1% बराबर हो जाएगा 50/4, यानी करेंगे तो 25 बटे, सॉरी यहाँ पर ये जो
500 कर दिया था, 483 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 अंक। यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 15 है। 1% बराबर 15 के हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जब 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 1% बराबर 15 के उसने कहा है। तो यहाँ से उसने पूछा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक थे कितने? 35%। और जब हमको 1% बराबर 15 पता है तो दोनों तरफ 35% कर दें तो पता चल जाएगा। तो 1% बराबर हमको पता था 15 है। तो जब दोनों तरफ 35 का गुणा कराएंगे, इधर भी 35 का गुणा कराएंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा और 15 ते 45 हो जाएगा, 45 7 52 हो जाएगा। यानी लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे 525। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं तो इनके प्राप्तांकों का योग 783 हो जाता है। एक 60% प्राप्त करता है ए और बी कितना प्राप्त करता है? बी प्राप्त करता है 30%। हमारे हिसाब से ये दोनों कितना प्राप्त करते हैं? टोटल 90%। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 483। यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो हो जाएगा 483 बटे 90 हो जाएगा। सॉरी 783 है, 483 की जगह हो जाएगा 783 हो जाएगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 783 बटे 90। आगे उसने पूछा है परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। तो परीक्षा में पूर्णांक मतलब होता है 100%। तो दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे, इधर भी 100 का गुणा कराते हैं। देखते हैं 9 से कट जाएगा तो 9 × 9 सते 63 यानी पूर्णांक आ जाएगा 870 का। अर्थात परीक्षा में पूर्णांक था 870। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हमने मान लिया कि माना कि 100 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तो इसमें से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। तो 100 का 5% 5 होता है तो 5 हो गए तुम्हारे अयोग्य। डायग्राम बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो इसमें 95 ही तो योग्य हुए। आगे योग्य अभ्यर्थियों में से, अब फिर इसको डिवाइडेशन इसका करेंगे तो योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। शुरुआत में ये 100% था, अब ये फिर अपने आप में 100% हो गया। तो इस 95 में से उसने कहा है 85% सामान्य वर्ग के हैं। तो बताओ 95 का 15% ही तो अन्य अभ्यर्थी होंगे। तो क्यों 95 का उसने कहा है कि 85% ये तुम्हारे सामान्य वर्ग के हैं। आगे तो 95 का 15% ही तो तुम्हारे अन्य वर्गों के होंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यानी हमारे हिसाब से 95 गुणे 15% हुए जाके अन्य वर्ग के। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि 4275 हैं अन्य वर्ग के। यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 4275 बटे 95 गुणे 15। उसने हमसे पूछा है कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। टोटल हमने माना था 100%, यानी दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल तो इसमें आ जाएगा 30,000। अर्थात कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? तो टोटल 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इस तरह से डायग्राम से बना के सिंपल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जब हम 30% अंक प्राप्त करते हैं तो 5 अंकों से हम फेल हो रहे हैं तो कोष्टक में यफ लिख देंगे। ठीक, एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। कहने का मतलब पास हो जाता है, पास मार्किंग से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने में किया जाता है कि इस परसेंटेज का अंतर निकाला जाता है और इनका दोनों का अंतर निकाला जाता है। तो ये 30% लिखा था, ये 40% लिखा था, तो इसका अंतर करेंगे तो आएगा ये 10%।
एक चीज ध्यान देना, जब कभी अंतर निकालना हो, एक माइनस चिन्ह को शो करे, एक निगेटिव, यानी एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो जब भी इनका अंतर करना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। फेल का मतलब कमी है, पास का मतलब अधिकता है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इनका दोनों का अंतर आ जाएगा 15 अंक का। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो 10% बराबर 15 अंक की समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे तो 15/10 हो जाएगा। अब हमसे उसने पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, यानी अगर कोई भी अभ्यर्थी पास होना चाहता है तो वो कहेगा हमें ये 30% तो मिले ही मिले, अगर हम 5 अंकों से फेल हो रहे हैं तो हमें ये 30% मिले और 5 अंक ये भी मिले, तभी तो हम पास होंगे। तो अगर हमें 1% बराबर 15/10 के है तो दोनों तरफ 30% निकाल सकते हैं तुरंत। तो 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 45 अंक। हम देख रहे हैं कि ये चीज शो करती है कितने अंक को, 45 अंक को। यहाँ से बताओ तुमको 45 अंक मिल रहे हैं, तुम कह रहे हो फिर भी हम 5 अंकों से फेल हो रहे हैं, तो अगर हमें तुमको केवल पास कराना है तो बताओ तुमको कितने अंक चाहिए, 50 ही तो चाहिए। और यही तो उसने पूछा था कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कम से कम कितने अंक दिए जाए कि तुम केवल पास हो। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, 50 अंक। ये जरूरी नहीं है कि हमने पहली कंडीशन से ही निकाला है, अगर इस कंडीशन से भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। देखो दूसरी वाली से निकाल के देख रहे हैं, 1% बराबर 15/10, यहाँ तक समझ में आ गया था। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 40 बराबर निकाल सकते हैं, 40 इधर करेंगे, 0 0, ये हो जाएगा 60 अंक, यानी ये चीज शो करता है 60 अंक। और दूसरी कंडीशन शो कर रही थी कि जब तुम 40% प्राप्त करते हो तो पास मार्किंग से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करते हो। जब तुम 60 प्राप्त कर रहे हो तो तुम पास हो गए हो, और पास होने से कितने अंक ज्यादा प्राप्त कर रहे हो, 10, यानी पास मार्किंग 50 की ही तो रही होगी। तो दोनों से आ जाता है, हमेशा प्रारंभिक शब्द को लेके कर देते हैं, कर दोनों से भी सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, इसको भी उसी तरह से लिखते हैं। ये 30% अंक प्राप्त करता है तो 108 अंकों से फेल हो जाता है। 108 अंक प्राप्त करके क्या करता है, फेल हो जाता है। जब वो 52% अंक प्राप्त करता है तो कंडीशन होती है कि वो 24 अंक पास होने से अधिक प्राप्त करता है, यानी पास हो जाता है। यहाँ पर भी अंतर करेंगे तो 52 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा 22% बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतर करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 हो जाएगा। हम देखते हैं कि 132 अंक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से 22% बराबर 132 अंक, 1% बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 132/22। इसको काटेंगे तो 1% बराबर 6 अंक के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे क्या कहा गया, उसने कहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमें कितने अंक चाहिए, यहाँ पर कह रहा है कि कितना परसेंटेज चाहिए कम से कम। तो वहां पर हमने परसेंट को अंक में बना के इनको दोनों को जोड़ा था। अब यहाँ पर हम अंक को परसेंट में बना के फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ से अभी इसको 1 के बराबर करेंगे तो 1 अंक बराबर 1/6%। ये समझ में आया करना कि न करना है। यहाँ से अंक को केवल हम बचाएंगे तो ये 6 इधर आएगा तो 1/6% हो जाएगा। अब देखते हैं कि 108 अंक कितने परसेंट के बराबर है। तो 108 का इधर गुणा कराओ, तो 108 का इधर गुणा कराओ, 6 से इसे काटेंगे तो 6 कम 6 6 48। तो हमने देखा कि 108 अंक प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये किसके बराबर है, 18% के। अर्थात एक व्यक्ति कहता है कि हम 30% अंक प्राप्त कर लेते हैं फिर भी 18% से क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं। तो हमें केवल पास होने के लिए कितना चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे। अर्थात अगर हम केवल पास होना चाहते हैं तो हमें 48% चाहिए। तो इसमें उत्तीर्णांक प्रतिशत ही तो पूछा है कम से कम, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि कब अंक पूछेगा तब क्या करेंगे, जब प्रतिशत में पूछेगा तब क्या करेंगे। दोनों का एक ही डायग्राम बना के सीधे सिंपल तरीके से हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। कुल पूर्णांक कितने थे। तो ये भी सवाल क्वेश्चन इस तरह के 2 क्वेश्चन करवाए थे। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया कि एक परीक्षा में कमल ने 70 अंक प्राप्त किए थे। 4 विषय थे। हमने मान लिया एक विषय ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। ये टोटल परीक्षा है। ये 100, इसमें भी 100 का पूर्णांक है, इसमें भी 100 का पूर्णांक है, इसमें भी 100 का पूर्णांक है और इसमें भी 100 का पूर्णांक है। उसने कहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, तो टोटल इनका पूर्णांक कितना हुआ? 400 का 70% निकालेंगे तो आ जाएगा 280। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसने पूरी परीक्षा में 280 अंक ही तो प्राप्त किए हैं। आगे उसने कहा है कि पहले विषय पर 81% उसने प्राप्त किए हैं, तो हमने बताया था कि 100 का 81% कितना होता है? 81। दूसरी परीक्षा में उसने 66% प्राप्त किया है, तो इसका 66% आ जाएगा 66। तीसरी परीक्षा में उसने 61% प्राप्त किया है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 61 अंक। यानी हम देख लें कि टोटल इन 3 विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो जोड़ते हैं तो 6 1 7, 7 1 हो जाएगा 8, 8 6 14, 6 20। हमने देखा कि टोटल उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 208 अंक। टोटल हमको मिलने चाहिए थे 280 अंक। चारों विषय के 280 अंक कुल अंक तो हैं, लेकिन उसने 3 विषयों में अंक प्राप्त किए 208। तो 280 में 208 घटाएंगे तो आएंगे हमारे पास कितने अंक? 72 अंक। अच्छा ये बताओ 100 का हम कितना परसेंट करें कि 72 आ जाए? जैसे हमने अभी किया था 100 का 61% किया तो 61 आया, 100 का 66 किया तो 66 आया, तो 100 का 81 किया तो 81 आया। तो यहाँ से खुद स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम इसका 72% निकाल दें तो 72 अंक आ जाएंगे। उसने पूछा है कि उसने चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 72% अंक प्राप्त किए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा गया है। कहा गया एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, तो लिख लेते हैं। एक परीक्षा में उसने कहा है कि लड़कियां कितनी बैठी हैं, तो उसने कहा है 900 लड़कियां बैठी हैं और 1100 लड़के बैठे हैं। ठीक है, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? इन 900 में से उसने कहा है कि 40% जो है वो तुम्हारे पास हुए थे, तो 60% क्या होंगे? फेल होंगे। हमसे उसने डाटा फेल का पूछा है, तो हमको पास के निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम 900 का 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 540। हमने देखा कि 900 में से 540 लड़कियां क्या हो गई? ये तुम्हारी फेल हो गई हैं। आगे लड़कों के लिए डाटा कहा गया है कि 50% तुम्हारे पास होते हैं और 50% ही क्या हो जाते हैं? फेल होते हैं। तो एक चीज ये भी ध्यान देना, हमने तुमको एक जगह बताया था कि 50% बराबर 1/2 के बताया था, तो 50% ना निकाल के सीधे इसका आधा कर दिया करो, तो भी मतलब क्या होता है? 50% ही होता है। तो जब निकालोगे इसका 50% तो आ जाएगा 550। हमने देखा कि लड़कियों में 540 लड़कियां फेल हुई थी, लड़कों में 550 लड़के फेल हुए थे। ओवरऑल टोटल कितने फेल होंगे? तो दोनों को जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। यानी देखा कि हमने कुल 1090 फेल हुए हैं विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी थे कितने? तो 1100 ये है, 900 ये है, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास 2000 हैं गुणा 100। 00 से 00 ये खत्म, 10 से 10 ये खत्म, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। हमने देखा कि 54.5% टोटल विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कहा गया है? कहा गया एक किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी? इस तरह के क्वेश्चन हमारे वैन आरेख से किए जाते हैं। तुम लोगों ने समुच्चय में पढ़ा होगा चैप्टर में कि समुच्चय में इस तरह से वैन आरेख बनाए जाते हैं, तो उसी वैन आरेख से करेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक तरफ हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे और इधर हम पास का डाटा लिखेंगे और इधर हम फेल का डाटा लिखेंगे। ठीक है, उसने कहा है कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी, सबसे पहले इंग्लिश की बात हुई है, तो इंग्लिश में कितने % पास होते हैं? तो उसने कहा है 60% पास होते हैं, तो ये तो श्योर है कि 40% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। गणित में कितने पास होते हैं? तो गणित मतलब मैथ में 70% पास होते हैं, तो ये भी श्योर है कि 30% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। आगे उसने कहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों का है, इंग्लिश और मैथ,
दोनों का डाटा उसने कहा है कि इंग्लिश और मैथ दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी, 20% विद्यार्थी क्या रहे हैं, अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो एक चीज ध्यान देना, तीनों का डाटा जिसमें उपलब्ध हो तो वैन आरेख उसी का बनाएंगे। अगर यहाँ पर दोनों का डाटा इसका दे दिया होता तो हम वैन आरेख पास का बनाते हैं। यहाँ पर दोनों का डाटा उसने 20% दिया है तो हम वैन आरेख फेल का बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। इस तरह से हम वैन आरेख बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे इंग्लिश और एक तरफ लिखेंगे मैथ। हम देखते हैं कि दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 20% दोनों का है। हमको टोटल इंग्लिश में 40% करना है तो यहाँ पर केवल हम 20% ही तो करेंगे। टोटल हमको इसको 30% करना है, 20% दोनों का है तो यहाँ पर 10% करेंगे। ये वैन आरेख बनाना समझ में आया। अब इसके बाद ये वैन आरेख हमने बनाया किसका था, फेल का बनाया था। तो ओवरऑल अगर हम सबको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो 20 20 40 10 50%। हमने देखा कि पूरी परीक्षा में कुल मिला के 50% विद्यार्थी ही फेल हुए हैं। तो ये भी स्पष्ट है कि 50% विद्यार्थी ही तो पास होंगे। इस परसेंटेज के हिसाब से 50% विद्यार्थी पास होते हैं, लेकिन उसने कहा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो 50% बराबर हो जाएगा 2500 के, तो 1% बराबर आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 1% बराबर आ गया 50 के। उसने पूछा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल परीक्षार्थी अपने आप में 100% ही तो होंगे। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5000। यानी इस विद्यालय में टोटल विद्यार्थी होंगे कितने, 5000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। हालांकि क्वेश्चन नंबर 102 इसी तरह का है, तो एक चीज इसमें ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चनों में कि जो दोनों का डायग्राम दिया होगा वैन आरेख उसी में बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट हैं, तो एक तरफ सब्जेक्ट लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे पास और एक तरफ लिखेंगे फेल। उसने कहा है कि मैथ में यानी गणित में कितने परसेंट फेल होते हैं, 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो 42% अगर फेल होते हैं तो 100 में 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 58 आएगा कि नहीं आएगा। यानी हमने देखा कि 58% पास होंगे। आगे उसने कहा क्या है कि 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में होते हैं 52%। तो यहाँ पर अगर हम 52 में घटाएंगे तो आ जाएगा 48%। आगे उसने कहा है कि अंग्रेजी और गणित दोनों में है, इंग्लिश और मैथ दोनों में टोटल कितने परसेंट फेल होते हैं, उसने कहा 17%। तो ये इसका डाटा फिर नहीं निकालेंगे हम, वैन आरेख किसका बना लेंगे, वैन आरेख किसका बना लेंगे। देखते हैं बनाते हैं वैन आरेख किस तरह से। एक तरफ इंग्लिश लिखेंगे, एक तरफ मैथ लिखेंगे, दोनों में 17% लिख देंगे बीच में। तो इंग्लिश का टोटल डाटा 42% का है, तो 42 में 17 घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे 5, 3 में 1 घटाएंगे, 25% आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जब इधर करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 35%। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी हम यहाँ से हमने डायग्राम बनाया था फेल का, हमने फेल का डायग्राम बनाया था। टोटल पता कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो 35 और 25 हो जाएगा, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 60%, 60 10 70, ये तुम्हारा आ जाएगा 77%। हमने टोटल देखा कि टोटल फेल कितने हो रहे हैं, 77%। 100% टोटल होंगे तो इसमें से 23% ही तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पास होंगे। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने पास होते हैं, 46। तो 1% बराबर 2 के, 100% बराबर हो जाएगा 200 के। अर्थात इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, 200 अभ्यर्थी। उम्मीद करते हैं ये भी परीक्षा संबंधित है, ये भी आ गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में कहा गया कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब इसमें हम वैन डायग्राम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, यहाँ पर जो तीनों का डाटा जो देता था, यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए तीनों का परसेंट में देता था नहीं देता था। इसमें तो देखो 2 तो परसेंट में दिए गए हैं, लास्ट में दोनों का उसने कह दिया है 40 विद्यार्थी। तो अब इसको कैसे करेंगे, जब दोनों का तीनों का एक ही फॉर्मेट में ना दिया हो तो फिर हम इसमें करते हैं टोटल। हम मानेंगे कि माना कि टोटल विद्यार्थी हैं 100x। हमने मान लिया कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100x। इसमें से उसने कहा है कि कितने विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया है, यानी बायो कितने ने लिया है। उसने कहा है कि 72% ने 100x का 72% निकालेंगे, 72x आ जाएगा। आगे उसने कहा है गणित कितने ने चुना है,
मैथ कितने लोगों ने लिया है? 44% ने। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 44x। यानी अगर हम इनको दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा 4 2 6 7 4 11। एक चीज देखो, यहाँ से टोटल दोनों को जोड़ने से आया 116x। हमने टोटल विद्यार्थी तो 100x माने थे, ये 16x बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले लिया होगा, यानी बायो में भी काउंट हो गए होंगे, मैथ में भी काउंट हो गए होंगे। तो वो कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों में काउंट हुए हैं? तो वो विद्यार्थी हैं तुम्हारे 16x, यानी 16x विद्यार्थी ये तो दोनों में काउंट हो चुके हैं। क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा है कि दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 40। तो 16x बराबर 40 के, तो x बराबर हो जाएगा 40/16। आगे उसने पूछा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? हमने माने थे कितने? 100x हैं। x की वैल्यू पता है, 100 का गुणा करा दे तो ये 100x हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। यहाँ से 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, यानी हमने देखा कि यहाँ से उत्तर आ जाएगा 250। अर्थात टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 250। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 का आगे है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिसमें से क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है और एक सेक्शन सी है। क्रमशः एक में 40 हैं, एक में 50 हैं, एक में 60 हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए हैं। इनका 10% उत्तीर्ण हुए हैं और इनका क्रम से उसने कहा है इसमें 20% उत्तीर्ण हुए हैं और तीसरे सेक्शन में 10% उत्तीर्ण हुए हैं। यही तो डाटा कहा गया था। सीधे हम 40 का 10% निकालेंगे तो सबको पता है कितने विद्यार्थी आएंगे? 4। 50 का 20% निकालेंगे आएंगे 10। 60 का 10% आएंगे 6। ओवरऑल हमने देखा कि तीनों सेक्शन में टोटल पास कितने हुए? तो 6 4 10 10 20 पास हुए। ये 20 पास हुए हैं तो ये कुल विद्यार्थियों में यही तो पास हुए हैं। तो टोटल कुल विद्यार्थी हैं कितने? 6 4 10 5 15। टोटल विद्यार्थी हैं 150 गुणा 100। 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 9 10, 5 3 15। ये हो जाएगा 40/3। जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3%। अर्थात 13 सही 1/3% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए थे। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया कि खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई है। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है? तो इसमें नेट चेंज लगा देंगे, आ जाएगा। तो क्वेश्चन कर लेना, नेट चेंज लगा देंगे, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में, 5% खाद्यान्न में, 15% यात्रा में और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वो 27,000 की बचत करता है तो अजय की मासिक आय कितनी है? देखते हैं। उसने बताया है कि 25% वो घर के किराए पर खर्च करता है, घर के किराए पर खर्च करता है। आगे उसने कहा है कि 5% खाद्यान्न पर खर्च करता है। आगे उसने कहा 15% यात्रा पर खर्च करता है और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। हम देख लेते हैं कि टोटल वो खर्च कितना है। तो 25 5 30, 25 5 30 हो जाएगा और 30 15 45 हो जाएगा, 45 10 हो जाएगा तुम्हारा 55। यानी हमने देखा कि वो टोटल 55% तो खर्च कर देता है। तो हर एक उसकी आय 100% होगी तो वो बचाएगा कितना? 45%। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसने कितना कहा है कि 27,000 बचाता है। तो 1% बराबर निकालेंगे तो 27,000/45। उसकी इनकम उसने पूछी है तो 100% होगी। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। अर्थात उसकी इनकम होगी 60,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। तो कौशल के वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12।
यहाँ से कौशल और नंदनी का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 4:3। उम्मीद करते हैं इतना निकालना समझ में आया। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। साइड में करते हैं, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। यहाँ से सुरेश और नंदनी का अनुपात निकालेंगे तो सुरेश और नंदनी का अनुपात आ जाएगा 1:2। नीचे हमने लिख लिया सुरेश और नंदनी का अनुपात आ गया 1:2। अगर हम इस नंदनी को इधर कर दें, सुरेश को इधर कर देंगे तो दोनों में n समान हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा नंदनी अनुपात सुरेश, तो ये आ जाएगा 2:1। क्योंकि सुरेश अनुपात नंदनी था 1:2, जो नंदनी अनुपात सुरेश करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से हम कौशल, नंदनी और सुरेश तीनों का अनुपात निकालेंगे तो इस 2 का इसमें गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा, इस 2 का उसमें गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अर्थात हमारे हिसाब से कौशल का वेतन 8 है, नंदनी का 6 है और सुरेश का 3 है। आगे उसने कहा सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, तो ये वार्षिक वेतन है। अच्छा ये बताओ, अगर एक व्यक्ति 12,000 रुपए एक वर्ष में कमाता है, हम कहें उसका मासिक वेतन कितना होगा, तो 1,000 तो होगा। यानी वार्षिक को मासिक में बनाने के लिए 12 का भाग ही तो कराएंगे। तो हमें यहाँ से इसके हिसाब से कौशल का वेतन है कितना सुरेश का, तो इसके हिसाब से सुरेश का वेतन है 3, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1.08/12 कर देंगे तो ये मासिक में चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। सबको पता है लाख का मतलब 10⁵ यानी लाख में 0, तो इसको लाख को हमने बना लिया संख्या में, तो 00 से नीचे इसके भी 00 खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 3। 12 से इसको काटेंगे 12 9 108, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, यानी 1 बराबर आ गया तुम्हारा 3,000 के। आगे उसने हमसे पूछा है कौशल का मासिक वेतन कितना है, तो कौशल का मासिक वेतन है 8। 1 बराबर 3,000 के, तो 8 बराबर करेंगे तो 24,000 के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। हमने मान लिया कि वो 100 कमाता है तो 80 खर्च करेगा तो 20 क्या करेगा, बचाएगा। ये है उसकी आय, ये है उसका खर्च और ये है उसकी बचत। उम्मीद करते हैं इतना समझने बिल्कुल आ गया। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। पहले उसकी आय थी 100, 16.2/3% की वृद्धि होगी तो ये अपने आप में 100% पहले रहा होगा। 16.2/3 को चेंज करेंगे तो 1650 बटे कितना आ जाएगा 3। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 350/3%। 100 का अगर हम 350/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 350/3 आएगा। यानी हमने यहाँ से कन्वर्ट किया कि नई आय उसकी आ गई है 350/3, ये है नई आय। आगे देखते हैं उसने क्या कहा है। आगे उसने कहा है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2%। जब 37.1/2 को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 75/2% की वृद्धि हुई है। पहले शुरुआत में 100% रहा होगा, 75/2 की वृद्धि हो जाएगी तो ये अपने आप में हो जाएगा 275/2%। अब ये तुम्हारा 275/2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रारंभिक खर्च 80 था। अब यहाँ पर तुमको 80 का 275/2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 80 का 275/100 तो नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 चौको 8 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। 5 से इसको कैलकुलेट करेंगे 5 25 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 55 दुनाई कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो नया खर्च कितना आ गया, 110। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। यहाँ से अब हम इसकी नई बचत निकाल सकते हैं। नई बचत निकालने के लिए नई आय कितनी है, 350/3। नया खर्च कितना है, 110। इसके नीचे 1 मानेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30/3। क्यों, सॉरी 20/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20/3। ये तुम्हारा 330 हो जाएगा। 350 में 330 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20/3। ये नई तुम्हारी बचत आई है। आगे हमसे उसने पूछा क्या है, आगे क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। ये तो अभी उत्तर परसेंटेज में नहीं आया है, अर्थात उसने पूछा है कि ये बचत इसका कितना परसेंट है। तो देखते हैं, 20/3 बचत हुई है। ये बचत हुई इसी आय में तो हुई है, 350/3 गुणा
100, 0 से 0 खत्म, 1 0 से ये खत्म, ये हो जाएगा तुम्हारा 200/35। 7 5 से काटेंगे तो 5 को 20, 5 सते 5 सते 35। इसको जब तोड़ेंगे तो 5 सही 5/7% आ जाएगा, क्योंकि हमने 100 का गुणा कराया था। अर्थात नई बचत कितनी आ जाएगी? 5 सही 5/7%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? क्वेश्चन नंबर 107 और क्वेश्चन नंबर 110 दोनों एक ही प्रकार के हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो दोनों में 107 में भी अलग अलग खर्चे दिए गए थे, लेकिन कहीं पर उसमें शेष शब्द नहीं लगा था, और नीचे वाले 110 में शेष शब्द लगा है। तो अगर शेष शब्द लगा हो तो करने का तरीका कैसे होता है, अगर शेष ना लगा हो तो ऊपर हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर शेष शब्द लगा है तो देखो कैसे करेंगे, इसका तरीका अलग है। उसने हमसे पूछा है बताइए राम की मासिक आय कितनी है, तो हम मान लेंगे माना राम की मासिक आय है X रुपए, ठीक है। शुरुआत में उसने कहा है राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, आगे भी शेष का खर्च कर रहा है, और लास्ट में उसने दिया है कि 9520 बचाता है। तो अगर वो 20% खर्च करेगा तो बताओ 80% तो बचाएगा आगे के लिए, ठीक है। क्योंकि उसने आगे कहा था शेष आय का, तो 20% खर्च कर दिया तो 80% ही तो उसके पास शेष रहा। हम हर जगह बचत निकालेंगे आगे। 15% पुस्तकों पर खर्च करता है, तो अगर 15% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 85%। इतना करना समझ में आया? फिर गुणा लगा देंगे। आगे क्या कहा गया है? शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 70% बचा देगा। आगे उसने कहा है उसके पास 9520 बचते हैं, तो टोटल उसके पास हैं कितने? 9520। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे x गुणे 80/100 गुणे हो जाएगा 85/100 गुणे हो जाएगा 70/100 बराबर हो जाएगा 9520। 00 से 00 ये खत्म हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे हम तो ये आ जाएगा 17 और 5 गुना 10 आ जाएगा। अब देखते हैं 17 से इसको काटते हैं तो 17 पूर्व 85 आ जाएगा, 17 छंका 102 आ जाएगा। तो हमने देखा आया 560। 8 7 56 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू नीचे हमने देखा कि ये 100 दिया गया है, 20 ये दिया गया है, बराबर है 10/1। तिर्यक का गुणा कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा 20,000। अर्थात वो कितना कमा रहा है? 20,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में कहा गया है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि ये धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? हमने माना कि नताशा का वेतन है 100। उसने निर्णय लिया था कि वो अपने वेतन का 45% खर्च करेगी, यानी 45 खर्च करेगी। बाद में उसे ज्ञात किया कि जो उसने 11,475 खर्च किया है वो धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था, यानी उसने जितना निर्धारित किया था उसका अगर हम 60% निकालें तब वो 11,475 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1% बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 11,475/45 गुणे 60। उसने कहा है नताशा का वेतन कितना है? हमने माना कितना था? 100 माना था। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे। जब दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 42,500। अर्थात नताशा का वेतन था 42,500। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा गया है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया और बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन? हमने माना कि इनके पास टोटल धन कितना था? 100। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, यानी उसने वाइफ को कितना दिया है? तो 30%, यानी 100 का 30 कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। शेष धन का आधा भाग तो 100 था, 30 इधर चला गया तो शेष धन बचा कितना? तो शेष धन बचा उसके पास 70।
शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, यानी डॉटर को उसने कितना दिया है, पुत्री को तो उसने 35 दिया है, क्योंकि 70 शेष था, 70 का आधा 35। यदि प्रत्येक लड़के को तथा शेष बचे धन को 35 ये चला गया, सॉरी 30 ये चला गया, 35 ये चला गया, अब उसके पास धन शेष है 35। इस 35 धन को उसने अपने 5 पुत्रों में दिया है, तो अगर हम इसको 5 पुत्रों में करेंगे तो 5 सबको दे देगा। 5 पुत्रों में दिया है, सॉरी 7 सबको दे देगा। 5 पुत्र थे, इसमें हम 5 का भाग कराएंगे तो सबका अलग अलग हिस्सा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हो तो इसके हिसाब से 7 बराबर 14,000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 2,000। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। उसने कहा उसके पास कुल कितना धन था, तो दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, तो 100 का इधर भी गुणा कराएंगे, तो ये अर्थात इसके पास 2 के बाद 5 जीरो आ जाएंगे, अर्थात उसके पास 2 लाख धन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा गया एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी, देखते हैं टोटल उसने कहा है कि 1000 विद्यार्थी हैं तथा 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो 2/5 भाग क्या है, छात्राएं हैं। तो 1000 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइड में निकाल देते हैं, तो 1000 का 2/5, 5 दूना 10 हो जाएगा। हमने देखा कि इसमें 400 क्या है, छात्राएं हैं, छात्राओं का मतलब क्या है, गर्ल्स हैं, तो इसमें बॉयज कितने हो जाएंगे, 600, लड़के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आए। आगे उसने कहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। क्वेश्चन में पूछा है 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। यहां से जाएगा, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 12 वर्ष से अधिक आयु के इस 1/5 भिन्न का शेष भिन्न जो होगी 4/5 तो होगी, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आएगा। तो 400 का 4/5 हम निकाल देते हैं, तो 540, यानी हमने देखा कि यहाँ पर 320 आएगा कि नहीं आएगा। यहां से अगर हम निकालें इसका 4/5 तो ये आ जाएगा 320, अर्थात छात्राओं में 320 छात्राएं ही तो 12 वर्ष से अधिक आयु की हैं। आगे उसने कहा है छात्राओं तथा आगे उसने कहा छात्रों का 1/4 भाग, इनका अगर हम 12 वर्ष से कम आयु का देखें तो 1/4 है, और 12 वर्ष से अधिक आयु का देखें तो ये हो जाएगा 3/4। तो 600 का 3/4 निकालेंगे, 4 से काटेंगे 15 आ जाएगा, यानी हमने देखा कि 450 छात्र जो हैं ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। टोटल हम देख लें कितने छात्र 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 770, 450 लड़के और 320 लड़कियां। हमने देखा कि टोटल 770 विद्यार्थी ही 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो 770 हैं, और टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1000 थे। परसेंटेज में उत्तर पूछा है, गुणा 100 करा देंगे, डबल जीरो ये हो जाएगा। हम देखेंगे कि 77% ही 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कहा गया है। दिया गया है ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। समझना सब में परसेंट है तो सबसे परसेंट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद सब में 5 का भाग चला जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20। ये हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। यदि ए कामा बी कामा सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय। अनुपात समानुपात में हमने ये तरीका बताया था कि जब इस फॉर्मेट में लिखे हों और तीनों का अनुपात ज्ञात करना हो तो देखो किस तरह से ज्ञात करना है। अगर ए की जगह वैल्यू लिखना है तो बी और सी के गुणांकों का गुणा कराएंगे, तो 4 3 हैं 12। अगर बी की जगह लिखनी है तो सी और ए के गुणांकों का गुणा कराएंगे, 4 दूना 8। अगर सी की जगह लिखना है तो 3 दूना 6। ये इनका अनुपात आ जाएगा। 2 से सब में भाग चला जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 3 6।
हम देखते हैं अनुपात के हिसाब से ए का हिस्सा 6 है, बी का हिस्सा 4 है और सी का हिस्सा 3 है। यानी इस अनुपात के हिसाब से 13 बराबर हो जाएगा 78,000 के, 1 बराबर 6,000 के। उसने हमसे पूछा क्या है, बी की आय कितनी है, तो अनुपात के हिसाब से बी की आय कितनी थी 4, दोनों तरफ 4 बराबर ज्ञात करेंगे, 4 इधर भी गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 24,000। हमने देखा बी की आय आ गई 24,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा था, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों और 5 नाती नातिनों में इस प्रकार से वितरित की है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक नाती नातिन को यानी डैश से व्यक्त करेंगे, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिला है। यहाँ से नाती नातिन अनुपात पुत्र का अनुपात निकालेंगे तो 1:8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी निकालना समझ में आया। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का, तो पुत्री का मतलब डॉटर का 1/10 भाग। यहाँ से नाती नातिन अनुपात पुत्री का अनुपात जब निकालेंगे तो 1:10 आ जाएगा। इसको हम अगर उलट दें तो ये हो जाएगा यस अनुपात यानी एन डैश बराबर 8:1। यहाँ से ये अनुपात लिखा यानी एन डैश अनुपात डी बराबर 1:10। यहाँ से हम तीनों का अनुपात निकालेंगे तो यस अनुपात यानी एन डैश अनुपात डी बराबर 8:1:10। इस 1 का पहले इसमें गुणा कराया तो 8 हो गया, इस 1 का इसमें गुणा कराया तो 1 हो गया और लास्ट का लास्ट वाले में गुणा करा दिया। यहाँ से हमने देखा कि इसके हिसाब से पुत्र का हिस्सा 8 है, नाती नातिन का हिस्सा 1 है और प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 10 है। अब आगे जैसा सवाल में रहेगा, उसकी पत्नी को यानी उसकी वाइफ का हिस्सा कितना है, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों, तो यहां देखते हैं शुरुआत में उसने कहा था कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। आगे उसने कहा है कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है। तो उसकी पत्नी को हम देखते हैं कि ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था कि उसके पुत्र कितने थे, कहा गया था 3 पुत्र थे। तो 1 पुत्र का हिस्सा उसने बताया है कि 8 है, तो 3 पुत्रों का हिस्सा हो जाएगा। इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको हम 8 के लिख लेते हैं, इसको के लिख लेते हैं, इसको 10 के लिख देते हैं, तो समझ में ज्यादा आएगा। तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा 8 के था, 3 पुत्र थे तो 24 के ये हो गया, प्लस तथा पुत्रियों के, तो पुत्रियां थी इनके पास कितनी थी, 2 पुत्रियां थी, 1 पुत्री को 10 के मिलता है तो दोनों पुत्रियों को 20 के मिलेगा। टोटल हमने यहाँ पर देखा तो ये हो गया 44 के। उसने कहा है कि कुल भाग का 40% इसको प्राप्त होता है तो 40/100 ज्ञात करेंगे। 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। हमने देखा कि इनका हिस्सा है 88 के/5, यानी उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है तो 88 के/5। आगे क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हों, इसके हिसाब से प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना था, यानी 10 के बराबर 1.25 लाख का मतलब 10 की घात 5, दशमलव हटाएंगे नीचे डबल जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा इतना आ जाएगा, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा तो के बराबर यहाँ से आएगा 12,500। हमने देखा कि के की वैल्यू आई है 12,500। तो उसने पूछा है कि उसकी पत्नी और 3 नाती नातिनों का, तो 1 नाती नातिन का हिस्सा हमने देखा था के और 3 नाती नातिन का हिस्सा 3 के हो जाएगा। और पत्नी के भाग में अगर हम 3 के यहाँ से जोड़ दें इसके नीचे तो 5 तिहाई, तो ये 88 के प्लस 5 तिहाई 15 के/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 5 13 हो जाएगा, 8 1 9 1 10, यानी हमने देखा कि 103 के/5 आ जाएगा। अर्थात हमने देखा, उसने पूछा था उसकी पत्नी और 3 नाती नातिनों का टोटल हिस्सा आ गया 103 के/5। अब यहाँ पर ये वैल्यू के की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 103 के की जगह हम रखेंगे 12,500 बटे था कितना 5 था, 5 से काटेंगे 5 9 10 55 25, 2500 का अंदर गुणा कराएंगे डबल जीरो, 25 3 75, 25 एकम 25, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2,57,500। अर्थात हमने देखा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में कहा गया है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है और कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? हमने माना कि कॉलेज में कुल 100 छात्र हैं, ठीक है। तो 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, तो खेलों में कितने छात्रों की रुचि है? तो 12% का मतलब 12 छात्र खेलों में रुचि रखते हैं। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, तो गायन में कितने छात्र? 100 का 10% 10 आएगा। तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, तो 100 का 3/4 निकालेंगे तो 4 से काटेंगे 25 और 25 तिहाई 75। नृत्य में कितने छात्रों की रुचि है? तो 75 की जो रुचि है वो नृत्य में है। शेष उसने कहा है कि 15 है, तो इसके हिसाब से शेष कितने बचेंगे? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 22 और 22 में 75 जोड़ेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 97। हमने देखा कि 97 छात्रों की रुचि तो इन सब चीजों में है, तो शेष हमारे पास बचे 3 छात्र। तो इस 100 के हिसाब से तो हमारे पास बचते हैं 3 जिनकी रुचि किसी चीज में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा 15 छात्र थे, 1 बराबर 500 के। उसने पूछा है कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल 100%, दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे तो इस कॉलेज में टोटल 500 छात्र हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में कहा गया है कि एक मेले में 35,000 दर्शक पहुंचे थे, उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए हो और बच्चे के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? टोटल थे तो पहले 35,000। इन 35,000 का 10% निःशुल्क गए थे, तो हम देख लेते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका शुल्क यानी जिनकी फीस नहीं पड़ी है। तो 3500 की शुल्क नहीं पड़ी है, तो 35,000 में जब हम 3500 घटाएंगे तो घटा लेते हैं, तो 35,000 में जब हम 3500 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0 10 में 5 5 आ जाएगा। हम देखते हैं 31,500 आए, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनकी शुल्क पढ़ना है जिनका, तो वो है 31,500। हम मान लेते हैं कि इन 31,500 में से यक्ष तुम्हारे बच्चे हैं, तो इतना श्योर है कि 31,500 माइनस जो यक्ष है ये तुम्हारे वयस्क हो जाएंगे। क्वेश्चन में उसने कहा है कि बच्चों के लिए शुल्क 20 रुपए है, तो एक बच्चे का शुल्क 20 रुपए, तो यक्ष बच्चों का शुल्क हो जाएगा 20 यक्ष। आगे उसने कहा है वयस्कों के लिए 40 है, तो 31,500 माइनस यक्ष गुणा 40 आ जाएगा, बराबर है 9,50,000। यहाँ से ओवरऑल जब यक्ष की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यक्ष की वैल्यू आ जाएगी 15,500। उसने यही चीज पूछा था कि कितने बच्चे गए थे, तो इन 31,500 में 15,500 बच्चे गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में कहा गया किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का तुमको पता है कि अगर हम 3 का 20% निकालेंगे दशमलव में आएगा। हमको पता है कि अगर यही अनुपात सेम रखना है तो इसको हम 30:20 भी तो लिख सकते हैं, देखो तो भी अनुपात तो वही रहेगा। हम मान लेते हैं कि इसमें बॉयज 30 हैं और गर्ल्स कितनी हैं? 20 हैं। अब उसने कहा है कि 20% लड़के जो है छात्रवृत्ति लेते हैं और हमको लास्ट में परसेंटेज देना है जो नहीं लेते हैं। तो अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% ही तो छात्रवृत्ति नहीं लेंगे, तो इनका जब 80% ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 24। हमने देखा कि लड़के टोटल 30 थे, जिसमें से 24 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। लड़कियों में 30% को मिलता है, तो 70% को क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो 70% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 है। हमने देखा कि 30 लड़कों में 24 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, 20 लड़कियों में 14 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, टोटल ये तुम्हारे हो जाएंगे 38। हमने देखा कि 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है, तो ये 38 विद्यार्थी हो गए। परसेंटेज ज्ञात करना है तो कुल विद्यार्थी 30-20 कितने हो गए? 50। तो टोटल 50 है। परसेंटेज ज्ञात करना है, 100 का गुणा कराएंगे, 50 × 100 2 × 8 16 2 3 6 1 7।
हमने देखा कि 76% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया किसी परिवार में चावल, मछली, खाद्य तेल, तीन चीजें हैं, चावल, मछली और खाद्य तेल है। इन तीनों का अनुपात उसने दिया है 12:17:3। तो इसको हम लिख सकते हैं 12:17, इसको हम लिख सकते हैं 120:170:30, क्योंकि यही चीज उसमें भी है। आगे उसने कहा है इसमें हुई है 20% की वृद्धि, इसमें हुई है 30% की वृद्धि और इसमें हुई है 50% की वृद्धि। प्लस चिन्ह इसी चीज को शो करता है कि इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे उसने कहा है परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसमें 20% की वृद्धि हुई है तो सीधे अगर हम 120 का 20% निकालें तो पता चल जाएगा कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो सीधे 120 का 20% निकालेंगे आ जाएगा 24, इसका निकालेंगे तो 51 आ जाएगा और इसका निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हम देख लेते हैं यहाँ पर तीनों में टोटल कितनी वृद्धि हुई है। तो 4, 1, 5, 5, 10 हो जाएगा, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9। हमने देखा कि टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 90 की वृद्धि हुई है। ये 90 की वृद्धि हुई कितने में है टोटल, तो 170 और 30 हो जाएगा 200। 200 में 100 जोड़ेंगे 300, ये टोटल हो जाएगा 320। ये टोटल आ गया 320 गुणा 100। 0 से 0 ये खत्म, 2 से इसको हम काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा और 4 32 आ जाएगा। 25 9 225 बटे 8 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूना 16, 6 22 हो जाएगा। ये 65 हो जाएगा, 68 64 28 सही 1/8% इसमें हो जाएगा। तो 28 सही 1/8 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में कहा गया है कि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15% के। परसेंट से यहाँ से परसेंट खत्म हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं, ए अनुपात बी ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15 है तो 3:1 आ जाएगा। आगे बी की आय का 10% बराबर, बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% के। परसेंट से परसेंट खत्म, 10 दुनाई 20 हो जाएगा। यहाँ से बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे तो 2:1, या लिख देते हैं बी अनुपात सी आ जाएगा 2:1। यहाँ से पहला काम होगा तीनों का अनुपात ज्ञात कर देंगे। तो इस 2 का 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। आगे हमसे उसने पूछा है यदि बी की आय 8000 है तो इसके हिसाब से बी की आय 2 बराबर 8000 के तो 1 बराबर 4000 के। उसने पूछा है तीनों की कुल आय कितनी है, तो तीनों की इसके हिसाब से कुल आय कितनी है 6 2 8 1 9। दोनों तरफ 9 का गुणा कराएंगे तो इधर भी 9 का गुणा कराएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 36000। अर्थात हमने देखा तीनों की कुल आ जाएगी 36000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कहा गया। एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, छूट की राशि कितनी है। एक एमआरआई मशीन का मूल्य उसने 1 करोड़ कहा है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, तो छूट की राशि कितनी है। तो कुछ नहीं करना, सीधे 1 करोड़ का 5% हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो 1 करोड़ का मतलब होता है 10 की घात 7, 5/100 ज्ञात करेंगे। 00 से इसके तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 5 का मतलब लाख होता है, यानी 5 लाख आ जाएगा। यानी उस एमआरआई मशीन का मूल्य हो जाएगा 5 लाख। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा गया एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो परसेंटेज के हिसाब से कितना अधिक है, तो परसेंटेज के हिसाब से 8/3% बराबर है 720 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 720 गुणा 3/8। 100% बराबर करेंगे दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे
तो 8 9 72, ये हो जाएगा 9 त्रिका 27,000। हमने देखा कि टोटल उस व्यक्ति की आय हो जाएगी 27,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 122 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।